हेलो क्लास 12th। लेट्स रिवाइज क्विकली करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर थोड़ा सा क्विकली रिवाइज करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले करंट की जो डेफिनेशन थी दैट वाज द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब सीधा सीधा सा आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, या सिंपल इसको डी क्यू बाई डी टी भी कह सकते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद टाइम, इसको करंट। और कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, देखो सेकंड पॉइंट, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है। आई होप यू नो दिस वेरी वेल। इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो करंट राइट साइड, और इसको बोला जाता है जहाँ पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन मोशन की हो। चार्ज ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, इन कंडक्टर द करंट इज caused by electron, the number of electrons and protons in a conductor is same as। देखो करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स रहते हैं वो तो बराबर रहते हैं, तो इसलिए नेट चार्ज जो होता है कंडक्टर के अंदर वो हमेशा जीरो रहेगा। करंट थ्रू कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, देखो हाँ एक क्वेश्चन जैसे आगे भी मिलेगा कि अगर यहाँ से ये तीन वायर जोड़ रखे हैं, पतला है फिर थोड़ा मोटा है फिर ऐसा है, तो करंट इज बेसिकली व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। ये ऐसे समझो कि एक छोटा पाइप है, एक बड़ा पाइप है, उससे एक बड़ा पाइप है, तीनों को जोड़ दिया। अब जो पानी बह रहा है पानी की रेट मान लो कांस्टेंट है। अब वो अलग बात है कि तीनों स्पीड से अलग हो सकती है, लेकिन अमाउंट ऑफ वाटर इज सेम। उसी तरीके से यहाँ से जो करंट फ्लो होगा, मतलब चार्ज फ्लो होगा, रेट ऑफ चार्ज वो सेम रहेगी। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमने ये तीनों के साइज जो है छोटे या बड़े कैसे भी रखे। तो आगे क्वेश्चन भी था और मॉड्यूल में भी ऐसा क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ करंट, देखो एसी डीसी दो तरह के करंट होते हैं। जो हम करंट बढ़ते हैं वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है, जो बैटरी में होता है। लेकिन जो घरों में आता है वो साइन वाला करंट होता है, ऐसे चेंज होता है अप एंड डाउन, मतलब मैक्सिमम फिर जीरो फिर नेगेटिव फिर जीरो फिर मैक्सिमम, ऐसे। वो हमारा फर्दर आगे चैप्टर आएगा, अल्टरनेटिंग करंट एसी बोलते हैं इसको। करंट इन डिफरेंट सिचुएशन, देखो ये मैंने एक छोटी चीज बताई थी, ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ चार्ज। डेफिनेटली जो चार्ज नॉर्मली कंडक्टर्स में मूव करता है ट्रांसलेटरी, सीधा सीधा मूव कर रहा है। और ड्यू टू रोटेटरी मोशन ऑफ चार्ज, देखो यहाँ पर ये जो है ये मैं ऐसा समझाता हूँ। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, यानी कि जो करंट है दैट इज क्यू बाई टी। क्यू बाई टी। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज एक सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ही पकड़ लेते हैं, इसकी रेडियस आर है। सपोज करते हैं इसकी स्पीड वी है, जिस स्पीड से घूम रहा है। तो जो टी है वो इसका कंप्लीट घूमने का सपोज मैं टाइम पीरियड निकालूं, तो टी इज इक्वल टू एक लेंथ कितनी मूव कर रहा है, 2 पाई आर अपॉन वी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आ गया टाइम। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, क्यू अपॉन 2 पाई आर वी, ये करंट आ गया। हालांकि इसका एक सीधा तरीका भी है, इस पे आते हैं, देखो पहले क्यू ओमेगा वी बाई 2 पाई आर, और वी बाई आर को ओमेगा भी लिख सकते हैं। आई होप 11th क्लास में पढ़ा था ना तुमने, क्यू ओमेगा। इसको एक और तरीके से भी लिखते हैं, वो बताता हूँ, देखो। You know very well frequency is what 1/time period। ये जो इसका पूरा एक राउंड ट्रिप मारने का जो टाइम है दैट शुड बी कॉल्ड टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी इज 1/time period, तो करंट क्या बन जाएगा, क्यू बाई टी, जिसमें से 1/t को लिख दिया मैंने एफ। क्यू एफ ऐसा भी लिख सकते हैं, कई जगह डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी दी गई रेवोल्यूशन पर सेकेंड, इस तरह से फ्रीक्वेंसी दी होगी तो हमें डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी लिखना है, उसमें डिवाइड नहीं करना। ओके, तो ये यहाँ पे आ जाता है वोल्टेज अप्लाइड, ठीक है, हमें पता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी जिसमें बताया था मैंने कि सिंपल डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ तो दिस इज व्हाट करंट डेंसिटी इज व्हाट, करंट डेंसिटी अगर सिंपल भाषा में बोलें तो सपोज करते हैं कि ये एक वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और इसमें से जो करंट फ्लो रहा है वो आई है। तो बहुत सिंपल भाषा में बोलते हैं आई अपॉन ए, दिस इज करंट डेंसिटी। लेकिन थोड़ा सा इससे हटके एक चीज है, वो क्या है कि देखो करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, मान ले फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में पढ़ा था कि
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा ऐसा नहीं कि सीधे चलेंगे, कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर, कैसे भी चल रहा हो। तो हम क्या निकालते हैं, नेट फ्लो ऑफ चार्ज, जो भी किसी मोमेंट पर इस एरिया को क्रॉस कर रहा है चार्ज, वो चार्ज क्यों और कितने टाइम में कर रहा है, वो करंट कहलाता है। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि किसी मोमेंट पर, जैसे ये एरिया है, इस एरिया से जो चार्ज निकल रहा है वो ऐसे भी निकल सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन देते हैं, देखो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, आई होप यू नो, अगर नहीं मालूम तो मैं समझा देता हूँ कि कोई भी टाइप का एरिया, ऐसे कोई ट्रायंगल है, ये एक वेक्टर है, इसका एरिया जो होता है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अब इस केस में जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसे, मैं इसको डबल एरो से बनाया था, तो ये एरिया वेक्टर है। अब क्योंकि करंट एक वेक्टर नहीं है तो क्या करते होते हैं इसको, जे डॉट ए इज इक्वल टू आई, बेसिकली बात वही हो जाती है, लेकिन समझें अगर ध्यान से तो ये ऐसा होगा कि सपोज करो कि करंट यहां से निकल रहा है, एरिया ये है, करंट डेंसिटी एक वेक्टर है, इस पॉइंट पर जो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन है वो ये वाली है, और एरिया की डायरेक्शन ये वाली है। इनका डॉट प्रोडक्ट मतलब समझो जे ए कॉस थीटा इस करंट। थोड़ी देर के लिए छोटा सा एरिया ले लेता हूँ जिसको मैं बोलूंगा डी ए, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जे डॉट डी ए इज इक्वल टू डी आई, छोटा करंट है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। तो इतने सेक्शन को जिसको मैं एरिया डी ए बोल रहा हूँ, ये बनेगा जे डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू डी आई। अब इसकी एक इंटरेस्टिंग बात समझो कि ये थीटा, अब अलग से एंगल लेता हूँ अलग से, ये एरिया वेक्टर, ये डी ए एरिया हो गया, और सपोज करो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन ये है, जैसे एंगल है अगर मान लो 0 डिग्री है तो कॉस 0 1 मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट, अगर ये 90 डिग्री हो जाता है या क्लोज टू 90, मान लो 70 80, तो बहुत कम करंट हो जाएगा। तो बेसिकली बात क्या है कि ऐसे समझो कि पाइप में से वाटर फ्लो करता है, पाइप में से जो वाटर फ्लो करेगा, मान लेते हैं कि यूजुअली तो अगर पाइप में सीधा वाटर फ्लो करता है, लेकिन मान लेते पाइप के अंदर छोटे छोटे वेसल्स हैं, कई बार ऐसा होता है ना, छोटे छोटे पाइपलाइंस। ये पाइपलाइंस ऑब्लिक कैसे भी लगी हुई है, तो कोई पाइपलाइन जो इस तरह से होगी तो उसमें से अमाउंट ऑफ वाटर कितना जा रहा होगा, कोई पाइपलाइन सीधी होगी तो उसमें से हो जाएगा, एंड लाइक दैट। बेसिकली वाटर फ्लो से सीधा सीधा कंपेयर कर सकते हैं, और जब हमें करंट डेंसिटी की डेफिनेशन समझ में आएगी इसकी जरूरत क्यों है। थोड़ा सा हायर स्टडीज में उसकी काम होता है, लेकिन हमेशा इसकी डेफिनेशन से मतलब होता है। आगे चलते हैं, ये रही फॉर्मूला सब कुछ। यूनिट डायमेंशन जैसे मैंने बोला, करंट डेंसिटी की यूनिट एम्पियर अपॉन एरिया मीटर स्क्वायर, ठीक है। करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, जैसे मैंने बताया था वेलोसिटी का तो अच्छे से फॉर्मूला याद होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, रिलेशन होता है करंट के साथ, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो मैं आई अपॉन ए कर दूं तो करंट डेंसिटी होगी एन ई वी डी, डी बोले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये करंट डेंसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एन ई वी इसमें बाद में बात करेंगे, रॉ चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज पर डेंसिटी। करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी मैंने एस्टेब्लिश किया था, आई होप रिमेम्बर, जे इक्वल्स टू सिग्मा ई बाई रॉ, ओम्स लॉ से अपने नोट्स में देख सकते हो। तो जस्ट एक रिवीजन दे रहा हूँ, कंडक्शन ऑफ करंट्स इन मेटल्स, ऑफ कोर्स जैसे भी मैंने बताया है कि इसमें समझाया हुआ है कि मेटल के अंदर रैंडमली इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो ये तुमने पढ़ा था वीआरएमएस उसमें, थर्मोडायनेमिक्स में, तो 3 kT/m ऐसा ही थर्मल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की होती है। अगर मान लो तुमने वो पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया, स्टिल उसके अंदर ड्यू टू हीट एजिटेशन इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करेंगे, उनकी वेलोसिटी रहेगी √3 kT/m या इसके नीचे रहेगी। लेकिन ओवरऑल जो नेट सम ऑफ वेलोसिटी, सारे इलेक्ट्रॉन्स की अगर वेलोसिटी का हम वेक्टर सम करेंगे तो 0 आएगा।
जैसे गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो रैंडमली मूव कर रहे थे, सबकी वेलोसिटी होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो किसी कंटेनर को भगा के ले जाएंगे, क्योंकि नेट वेलोसिटी किसी तरफ है नहीं। इस केस में नेट वेलोसिटी किसी तरफ नहीं होती, लेकिन पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो नेट वेलोसिटी हो जाती है, तब करंट फ्लो होता है। और उसको जो हम बोलते हैं फिर रिलेट, जो रिजल्टेंट हम एक एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है। जैसे कि डिफरेंट फॉर्मूलाज यहाँ पर है। ये पहला तो ये था आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, तो वी डी इक्वल्स टू आई अपॉन एन ई ए जे अपॉन ए, सॉरी आई अपॉन ए बन गया जे। उसके बाद जे को सिग्मा आई, जैसे मैंने लिखा था सिग्मा, देयर आर वेरियस फॉर्मूलाज, इनका मैंने बस इतना है कि इनको याद रखना है, इनका ऑप्शन नहीं है कि हम बार बार डिराइव नहीं करेंगे। कई सारे क्वेश्चन स्टार्टिंग में एक्सरसाइज 1 में भी 2 में भी स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन मिलेंगे वो इन्हीं पर बेस्ड मिलेंगे। अभी तुम समझो कि ये जो क्लास है एक्सरसाइज 1 के लिए है, एक्सरसाइज 1 के सॉरी इनिशियल क्वेश्चंस के लिए, जो भी एक्सरसाइज 1 2 या किसी में भी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब जैसे कि केटीजी में था कि एक एटम दूसरे एटम में तो सिर्फ एटम्स होते थे। यहाँ पर दो चीजें हैं। मेटल के क्रिस्टल के अंदर जो मेटल के आयंस, मतलब आयन ही कहलाएंगे कि इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो कॉपर है, तो कॉपर ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, तो वो फ्री है मूव करने के लिए, लेकिन कॉपर का जो Cu+2 बनेगा वो अपनी जगह फिक्स है। तो इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स से टकराने की पॉसिबिलिटी भी है, और मेटल क्रिस्टल जो अंदर बना हुआ क्रिस्टल लैटिस, उससे भी टकराने की पॉसिबिलिटी है। तो अब ऐसा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कि मूव करता है ये कुछ 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, इसमें सपोज करते हैं कि मिलियंस ऑफ उसके कोलिजन्स होते हैं अदर इलेक्ट्रॉन से, या जो क्रिस्टल के लैटिस के जो आयन से उससे। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, हो सकता है 2 कोलिजन्स के बीच में 1 माइक्रोसेकंड का टाइम, फिर उसके अगले कोलिजन में सपोज करो 2 माइक्रोसेकंड का टाइम है, फिर कभी मिली सेकंड का टाइम है। ऐसे करके ऑन एन एवरेज जो निकाला जाता है कि यहाँ से वहां तक पहुंचने में एक एवरेज जो 2 कोलिजन्स के बीच का टाइम है वो रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। रिलैक्सेशन का मतलब कि उस टाइम रिलैक्स है, किसी से कोलाइड नहीं कर पाए, तो दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। और ये टर्म तुम्हारे लिए नई नहीं है, मीन फ्री पाथ। जैसे मैं बोल रहा हूँ 2 कोलिजन्स के बीच में जो पाथ होता है वो फ्री होता है, उसमें कोई किसी से कोलिजन नहीं हो रहा। मीन फ्री पाथ अपॉन वीआरएमएस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। मोबिलिटी एक टर्म होती है, म्यू इक्वल्स टू वी डी बाई ई, बहुत डिटेल में हमको नहीं जाना है, चाहे जेई में पढ़ रहे हैं चाहे हम नीट में पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम कोई क्वेश्चन उठाते हैं। देखो जेई में 2014 का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन। देखो ये तो जेई के क्वेश्चन मल्टीपल क्वेश्चन है, डिफरेंट शिफ्ट्स के क्वेश्चन है। शिफ्ट तो नहीं लिखी हुई है लेकिन हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन एक्स-रे ट्यूब इज 5 किलोवोल्ट एंड करंट थ्रू इज 3.2। अब देखो एक्स-रे ट्यूब के अंदर यहाँ पे करंट की बात, जैसे मैंने बताया था कि एक्स-रे ट्यूब है तो उसके अंदर मेटल तो नहीं। मैंने एक बात तुम्हें समझाई थी कि फ्लो ऑफ चार्ज करंट होता है। अब फ्लो ऑफ चार्ज हो सकता है वायर से हो सकता है मैंने गैस ट्यूब के अंदर हो सकता है कि जैसे लिक्विड के अंदर, जैसे सेल के अंदर होता है आयंस मूव करना, कहीं भी हो सकता है। एक्सरे ट्यूब के अंदर कोई गैस होगी एट वेरी लो प्रेशर, तो उसके आयंस प्लस इलेक्ट्रॉन्स वो मूव करेंगे। ओवरऑल क्वेश्चन इज दैट कि 5 किलोवोल्ट की हमने वोल्टेज लगा रखी है और इतना करंट है, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग द टारगेट पर सेकंड। अब हमें वोल्टेज से मतलब नहीं, हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। ऑब्वियस सी बात है कि जो करंट है वो चार्ज पर सेकेंड है, चार्ज अपॉन टाइम। सपोज करो कि एन इलेक्ट्रॉन चलते हैं, तो टोटल चार्ज कितना होगा एन इंटू ई, और पर सेकंड बोला तो ये 1 सेकंड ऑटोमेटिकली हो गया। तो करंट की वैल्यू यहाँ पर जो आई वो आई एन इंटू ई। हमें यहाँ पे एन निकालना है, करंट अपॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज और एन। बस उसको बहुत सॉल्व करके टाइम नहीं खराब करते हैं, यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन गिवन है। देखो एन ई अपॉन टी, आई टी अपॉन ई, नंबर ऊपर करंट आ गया कितना 3.2 मिली एम्पियर, नीचे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो अगर 2 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स। आफ्टर दैट एक अच्छा सा क्वेश्चन था नीट का 2015 का। कंडक्टिंग वायर ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हैज 3 × दिस चार्ज कैरियर्स। देखो यहाँ देखो यूनिट देखो,
3 × 10⁻23 अपॉन मीटर क्यूब माइनस पावर है ना। यानी कि इसके अंदर ये जो दे रखा है, हमने जो फॉर्मूले में लिखा था I = NE/AVD, उसमें जो n है वो नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया है, और वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब इसमें से हमें एरिया दे रखा है और ये एन दे रखा है, करंट दे रखा है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछिए, बहुत सीधा सा फॉर्मूला है, VD I/NE। बस कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होंगी, ये तुम्हारे सामने है। ऐसा अब वही क्वेश्चन आ गया जैसे मैंने लिया था ना, कि अगर हम वायर्स मोटा पतला जोड़ दे साथ में तो व्हाट विल हैपन। A wire has a non-uniform cross-section area as shown in figure and steady current I flows through it. Which one of the following statement is correct? The drift speed of electron is constant. देखो अब एक बात समझो, जिसमें पानी फ्लो कर रहा है पतले से मोटे पाइप में, तो पतले पाइप में तेजी से गुजरेगा और मोटे पाइप में स्लो गुजरेगा, अमाउंट सेम रहना चाहिए। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती। द ड्रिफ्ट स्पीड इंक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, नहीं उल्टा है, ए पर एरिया छोटा है तो स्पीड ज्यादा होगी, बी पे कम होगी। सी है द ड्रिफ्ट स्पीड डिक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, यस ये बात ठीक है, ए पर स्पीड ज्यादा, बी पर स्पीड कम होगी। प्लस द ड्रिफ्ट स्पीड वेरीज रैंडमली, नहीं यहाँ रैंडमली नहीं वेरी करेगी, हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज ही निकाली है, बिल्कुल वैसा जैसा वाटर पाइप की बात, राइट। और ऐसा भी दे रखा है डायरेक्टली कि हम फॉर्मूले से निकालें तो VD = I/NE/A। आई कांस्टेंट है, NE कांस्टेंट है, तो बचा ओनली एरिया, एन प्रोपोर्शनल VD प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया। एंड आफ्टर दैट ओके, अच्छा ओम्स लॉ हमें अच्छे से मालूम है, V = IR। रेजिस्टेंस से रिलेटेड जो फॉर्मूलाज हैं, R = ρL/A, और ये वाला फॉर्मूला, this one mass of electron length, number of number density, E का स्क्वायर, टॉ ए, टॉ बोले तो रिलैक्सेशन टाइम है। Okay, अब देखो डायमेंशन भी यहाँ से पकड़ के रखना है। डायमेंशन के क्वेश्चंस कई बार, हालांकि हमने 11 में ठीक से पढ़ा है डायमेंशंस, तो यहाँ पे हम डायमेंशंस निकाल सकते हैं इसकी। उसके बाद हम बात करते हैं सपोज कर डिपेंडेंस ऑफ करंट। सपोज डिपेंडेंस ऑफ करंट जो होता है लेंथ R = ρL/A, इस पर कई सारे क्वेश्चन जैसे हमने क्लास में किए थे। और टेम्परेचर डिपेंडेंस होती है। टेम्परेचर डिपेंडेंस का जो रीजन होता है वो होता है कि ये जो फॉर्मूला है इसमें ये रिलेशन है 1/τ। M कांस्टेंट, L कांस्टेंट, A कांस्टेंट, N कांस्टेंट, E कांस्टेंट। जो रिलैक्सेशन टाइम है वो चेंज होता है, अगर हम हीट अप करते हैं तो अंदर थर्मल एजिटेशन बढ़ता है। अब जो मीन फ्री पाथ वो जो हो वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है, तो रिलैक्सेशन टाइम जो है वो टाइम कम हो जाता है। ऐसे में कोलिजन्स बढ़ सकते हैं, ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अब इस माइक्रोस्कोपिक, देखो ये जो रिलेशन तुम्हारे सामने रखा है मैंने, दिस इज माइक्रोस्कोपिक स्टडी, मतलब जो बिल्कुल माइन्यूट पे जाकर इन्वेंशन हुई है या जो भी हुआ है। मैक्रोस्कोपिक एक स्टडी होती है कि हम टेम्परेचर से रिलेशन ऐसे निकालें कि हमें एक रेजिस्टेंस दिया, हमने एक टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस निकाला, उसकी वैल्यू निकाली, फिर दूसरे पे निकाली, फिर तीसरे पे निकाली, फिर चौथे पे निकाली, तो उससे प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन बनाया। मतलब होगा कैसा हो, रिलेशन आता कैसे, जो हमारे काम का है, जिसपे अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। डेफिनेटली उस पर भी बनते हैं कि ये जो फॉर्मूला है, सॉरी ये वाला जो तुम्हारा फॉर्मूला है, इस पे भी बनते हैं, बस ये याद होना चाहिए। ये बेसिकली कुछ एक चीजें फिजिक्स में ऐसी हैं जो याद कर रखो तो अच्छी बात है। अब जो ये दूसरा फॉर्मूला है टेम्परेचर डिपेंडेंस का, उसका तरीका क्या है कि अगर मैंने एक रेजिस्टेंस लिया, अभी इसका रेजिस्टेंस R0 है, टेम्परेचर T0 है। अब सपोज मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, T कर दिया, जो कि T0 से ज्यादा है, और रेजिस्टेंस हो गया R। तो जो फॉर्मूला है वो ऐसे निकलता है कि R - R0, या इसको मैं बोल दूं डेल्टा R। डेल्टा R इज प्रोपोर्शनेट टू डेल्टा T, चेंज इन टेम्परेचर, जो T - T0 आएगा, दैट इज कॉल्ड डेल्टा T। तो डेल्टा R यहाँ प्रोपोर्शनेलिटी का सिंबल भी सेम है जैसे अल्फा होगा। अगर मैं इसको इक्वालिटी बनाऊंगा तो फिर कांस्टेंट आता है अल्फा, अल्फा डेल्टा T।
अब डेल्टा आर है आर माइनस आर नॉट इज इक्वल टू एक और चीज पे डिपेंडेंसी वेट, इससे मैं जो डेल्टा आर है चेंज इन रेजिस्टेंस होगा, डेल्टा आर इज proportionate to delta t, and delta r also proportionate to जो कि ओरिजिनल रेजिस्टेंस था उसके। इन दोनों को मैं इकट्ठा करूं तो रिलेशन बनता है आर नॉट डेल्टा टी। अच्छा, डेल्टा आर क्या है, आर माइनस आर नॉट, और यहाँ पर कांस्टेंट ये इक्वल टू बन गया इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। आर इक्वल्स टू आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। तो फाइनली फॉर्मूला बना आर बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी।